हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, बिंदास होंगे और इस लेक्चर सीरीज को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जैसा कि बच्चों, कल हमने क्लास 10 का विद्युत चैप्टर को प्रारंभ कर दिया था, विद्युत धारा, जिसमें मैं आपको एक लेक्चर प्रोवाइड कर चुका हूं, जिसमें मैंने आपको विद्युत की हिस्ट्री के बारे में बताया था कि विद्युत का ओरिजिन कैसे हुआ था। ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी है, पीछे का लेक्चर नहीं देखा है, तो प्लीज इस लेक्चर को देखने से पहले एक बार पहले ये पुराने वाला लेक्चर, ये जो मैंने पढ़ाया है, उसको जरूर देखिए। ठीक है, उसके बाद इस लेक्चर पे आना, क्योंकि इस लेक्चर का आनंद आपको वो लेक्चर करने के बाद ही आएगा। ठीक है, तो चलिए अपनी बात को प्रारंभ करते हैं। कहां तक हमने पढ़ा दिया था, देखिए भाई, यहां तो हम पढ़ा चुके थे। हमने बताया था सजातीय आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण होता है, विजातीय आवेशों के बीच में आकर्षण होता है, और सॉरी हाँ, विजातीय आवेशों के बीच में आकर्षण होता है। और साथ ही साथ हमने एक फॉर्मूले के साथ में और डीलिंग की थी, एक फॉर्मूला और पढ़ाया था आपको, Q बराबर में NE। ठीक है, आज इस फॉर्मूले पे आधारित क्वेश्चन करेंगे, जैसा कि कल मैंने आपको प्रॉमिस किया था। तो Q बराबर फॉर्मूला क्या होता है, NE। Q क्या है, आवेश। ठीक है, Q का मान क्या है, Q को क्या बोलते हैं, आवेश। N का है इलेक्ट्रॉन की संख्या, निकाले गए या डाले गए। E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, जो कितना होता था, माइनस के 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 90 कूलम। ठीक है, तो चलिए सीधा अपने सवालों पे आते हैं। देखो भाई, एक क्वेश्चन आप अपने सामने देख पा रहे हो। यदि किसी आवेश से चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता, बेटा सुनना क्या बोल रहा है, 1500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो ये क्या दिया, एन दिया है। एन बराबर 1500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता, 1500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता क्या कह रहा है, तो चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति और कूलम में आवेश की मात्रा। तो हमसे पूछा है क्यू, क्या पूछा है, क्यू। ठीक है जी, क्या पूछा है, क्यू पूछा है। आप बताइए क्यू का फॉर्मूला क्या होता है आवेश का, कल ही पढ़ा है। तो क्यू बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू में ए। ठीक है, मॉड इसीलिए लगा दे रहा हूं कि हम वैल्यू जो लेंगे वो प्लस में ही लेंगे, सारी वैल्यू प्लस में निकालेंगे, परिणाम निकालना है। अब धनात्मक होगा ऋणात्मक होगा, ये मैं आपको अभी बता दूंगा। तो क्यू बराबर एन कितना है बेटा, 1500। इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 90, मॉड लग रहा है प्लस की वैल्यू। ठीक है, पॉइंट उठाएंगे तो जीरो, 10 से काट देंगे, गुणा करोगे 16 पंजे 80, 16 24 हो जाएगा, और एक जीरो, ये 24 गुणा 10 की घात माइनस के 19 कूलम। तो आपके क्यू का मान कितना आ गया, 2400 गुणा 10 की घात माइनस के 19 कूलम, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो पॉइंट के रूप में, क्यू बराबर 2.00। एक दो तीन, तो तीन संख्या खिसकाया, पॉइंट पॉइंट यहाँ होता है, तो पॉइंट को कितना खिसकाया हूँ, यहाँ से यहाँ लाया हूँ, एक दो तीन, तीन पॉइंट खिसकाए तो तीन, 10 की पावर 3 गुणा 10 की पावर माइनस के 19। सॉल्व करेंगे तो क्यू बराबर कितना आ जाएगा, 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस के 16 कूलम। ठीक है जी, ये हो गया आपका आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा, आवेश का मान कितना हो जाएगा, Q बराबर में 2.4 गुणा 10 की पावर माइनस के 16 कूलम। अब सवाल आता है कि ये जो आंसर है, जो हमारा आवेश का मान निकाला है, ये धन आवेश होगा या ऋण आवेश। तो जरा बताइए, कल ही मैंने पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था जब जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तो कैसा आवेश आएगा, ऋण आवेश आएगा। तो आवेश की प्रकृति कैसी होगी, तो प्रकृति यहाँ बता दीजिए। प्रकृति ऋण आवेश की होगी, कैसी होगी, ऋण आवेश, ऋण आवेश। और कमी होती तो कैसा आ जाता, धनावेश। परिमाण क्या आया, क्यू का, क्यू का मान कितना आया, परिमाण, क्यू का मान कितना निकाला है, क्यू का मान आया 2.4 गुणा 10 की घात माइनस के 16 कूलम। ठीक है, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है, एक आवेशित चालक पर सामान्य अवस्था की तुलना में 1000 इलेक्ट्रॉन की कमी, कितने कम है, 1000। चलिए भाई, तो कितने इलेक्ट्रॉन की कमी, 1000 इलेक्ट्रॉन की कमी, एन बराबर 1000 इलेक्ट्रॉन की कमी। ठीक है, 1000 इलेक्ट्रॉन की कमी है। आपसे क्या पूछा है, चालक पर आवेश का परिमाण। ठीक है, चालक पर उपस्थित आवेश का परिमाण क्यू, और प्रकृति भी पूछी है। चलो भैया, क्यू बराबर फॉर्मूला एन इंटू में ए। तो क्यू बराबर एन कितना दे दिया, 1000। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आप लोग जानते हो 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 90 कूलम। इस बात को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 10 की पावर 3 इंटू 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 90 कूलम। सॉल्व करूंगा, क्यू बराबर में 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 16 कूलम। ये आ गया जी क्यू का मान। ठीक है जी, अब इसका परिमाण कितना हो जाएगा, 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 16 कूलम। अच्छा, प्रकृति की चर्चा की है, धनावेश होगा या ऋण आवेश। तो भाई इलेक्ट्रॉन की कमी है, और जब होती है इलेक्ट्रॉन की कमी तो कैसा आवेश आता है, धनावेश, धनावेश। मैं एक बार लिख देता हूं,
अगर कोई बच्चा जो पुराना लेक्चर नहीं देख रहा है तो उसको ये याद रहे, सुनना भाई, जिन्होंने पुराना लेक्चर नहीं देखा है उनके लिए, अगर इलेक्ट्रॉन की कमी हो, कमी इलेक्ट्रॉन की कमी, तो आएगा धनावेश, धनावेश। और यदि इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो, इलेक्ट्रॉन की अधिकता, तो आएगा जी ऋण आवेश। कैसा आवेश आएगा? ऋण आवेश। अगर इलेक्ट्रॉन की अधिकता तो इलेक्ट्रॉन की कमी तो धनावेश, इलेक्ट्रॉन की अधिकता तो ऋण आवेश। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी दे रखी है तो कैसा आवेश आ जाएगा जी? कमी दे रखी है तो धनावेश आएगा। कैसा आ जाएगा? धनावेश। जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्या कह रहा है, एक चालक पर 2.4 गुना 10 की घात माइनस के 18 कूलम का धनावेश है। तो देखिए क्या दे दिया, कूलम धनावेश है, तो क्यू का मान दे दिया, क्यू कितना है 2.4 गुना 10 की घात माइनस के 18 कूलम। आगे कह रहे हैं इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी है। तो ये धनावेश दे रखा है जी। कैसा आवेश दे रखा है? धनावेश। तो धनावेश से आप अपने आप मत समझ जाइए, धनावेश कब आता है? जब हो इलेक्ट्रॉन की कमी। तो क्या होगा, आंसर में पहले लिख दो, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी। पहला आंसर तो हमें ये पता चले। अब कितना होगा वो देखते हैं। Q बराबर फॉर्मूला n इंटू में ए। Q कितना दे रखा है? 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस के 18। n नहीं पता, निकालना है। E का वैल्यू 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 90 कूलम। इसको डिवाइड में भेज दो तो n बराबर कितना आ जाएगा? 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस के 18 बटे 1.6 गुना 10 की घात माइनस के 19। ठीक है, इसको सॉर्ट आउट करूंगा तो देखिए पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा तो ये आएगा 24/16 गुणा, ये पावर ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, अगर माइनस की तो ऊपर जाके प्लस की हो जाती है, प्लस की तो माइनस की हो जाएगी, तो 10 की पावर 19, 10 की पावर 19 गुणा 10 की पावर माइनस के 18, ये है n। तो n बराबर कितना आ जाएगा? 24/16, तो 10 की घात 1। ठीक है, काटेंगे तो n बराबर 1.5 गुणा 10, तो गुणा कर दें तो n बराबर 15। तो कितने इलेक्ट्रॉन की कमी होगी जी? 15 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी इतना आवेश उत्पन्न करने के लिए। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको एकदम मस्त से क्लियर हो गया होगा। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लें या पॉज करके नोट डाउन कर लें। शायद ये क्वेश्चन ठीक से नहीं दिख रहा है। चलिए अब देखिए, हाँ चलिए हो गया होगा, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक चालक पर 14.4 गुना 10 की घात माइनस 19 कूलम का ऋण आवेश है। तो क्यू कितना दे दिया है? हल्के हल्के क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा मैं फास्ट निकाल रहा हूं। तो क्यू बराबर कितना है? 14.4 इंटू 10 की पावर माइनस के 90 कूलम का ऋण आवेश है, ऋण आवेश। ठीक है, इन्होंने कहा बताइए इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता है। कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी, एन पूछा है। तो भैया ऋण आवेश है तो ऋण आवेश से ही मतलब समझ जाइए इस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, इलेक्ट्रॉन की अधिकता। अब कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी जरा ये देखते हैं। क्या चीज है? इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। अब कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी वो देखते हैं। तो Q बराबर फॉर्मूला n इंटू में ए। Q कितना दे दिया? 14.4 गुणा 10 की घात माइनस के 19। n नहीं पता, E का वैल्यू 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 90 कूलम। इसको डिवाइड में दे दो, n बराबर 14.4 इंटू 10 की पावर माइनस के 90 कूलम डिवाइडेड बाई 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 90 कूलम। इससे ये कैंसिल हो जाए, इससे काटेंगे तो n बराबर 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा जी? n बराबर 9। तो कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी? 9 इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी लिख दोगे। चालक पर 14.4 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम का आवेश उत्पन्न करने के लिए, उत्पन्न करने के लिए, करने के लिए लिए 9 इलेक्ट्रॉन, 9 इलेक्ट्रॉन देने होंगे, देने होंगे। ठीक है जी, कितने इलेक्ट्रॉन देने होंगे? 9, क्योंकि ऋण आवेश उत्पन्न करना है। ठीक है जी, चलिए उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, 4 ही क्वेश्चन लिए मैंने, ज्यादा क्वेश्चन नहीं लिए। ठीक है, तो Q बराबर में एनी फॉर्मूला आपका एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया। अब यहां से आगे थ्योरी की चर्चा करते हैं। ठीक है, आवेश के प्रवाह की बात करते हैं। ठीक है, किसकी बात करेंगे? आवेश के प्रवाह की बात, आवेश का प्रवाह, आवेश का प्रवाह, आवेश का प्रवाह। आवेश अब आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब इसका प्रवाह देखते हैं। देखिए भाई,
आवेश का अलग अलग पदार्थों में अलग अलग प्रवाह देखेंगे, ठीक है। जैसे आवेश ठोस में कैसे प्रवाहित होता है, ठीक है, द्रवों में क्या प्रवाह होता है, ठीक है। तो सबसे पहले ठोसों में आवेश का प्रवाह देखते हैं। ठोसों में आवेश का प्रवाह, ठोसों में आवेश का प्रवाह, आवेश का प्रवाह। यहां मेरा ठोसों से तात्पर्य क्या है? यहां मेरा ठोसों से तात्पर्य है धातुओं से या चालकीय पदार्थों से, ठीक है। ठोसों से मेरा तात्पर्य क्या है? धात्विक पदार्थों से, धात्विक पदार्थ, ठीक है। देखिए, आप लोगों ने आवेश की जगह पे आप आवेश का प्रवाह ना समझ के ऐसे समझिए करंट का प्रवाह, ठीक है, धारा का प्रवाह समझिए। अगर आपको आवेश का प्रवाह थोड़ा फील कम हो रहा है तो आप ऐसे समझिए करंट का प्रवाह। अब आप लोगों ने देखा होगा करंट लोहे में प्रवाहित हो जाता है, सोने में हो जाता है, चांदी में हो जाता है, तांबे में हो जाता है। तो ये कैसे ठोस है, ठीक है। तो ऐसे धातु पदार्थों में आवेश का प्रवाह, और साथ ही साथ आप लोगों ने देखा होगा पानी में भी करंट प्रवाहित हो जाता है, तो वो तो लिक्विड फॉर्मेट में, द्रव फॉर्मेट में। तो सर क्या बात कहना चाह रहे हो वो बताइए। सुनो बेटा, तो आवेश का प्रवाह कहाँ कहाँ देखेंगे? धातु या चालकीय पदार्थों में, ठीक है। और किसके कारण होता है समझो, धातुओं में, धातुओं में आवेश का प्रवाह, आवेश का प्रवाह, प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण, कारण होता है। याद रहे आपके एग्जाम में ये बात पूछी जा सकती है, धातु में आवेश का प्रवाह किसके कारण होता है, एक बार पूछा जा सकता है, पूछा जा चुका है। धातु में आवेश का प्रवाह, धातु में आवेश का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है, या धातु में धारा का प्रवाह ऐसे कह सकते हो, आवेश ना कह के धारा कह सकते हो, ठीक है। धातु में धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। अब सर ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, कल के लेक्चर में बताए, एक बार रिकॉल कर देते हैं। ये कहानी आपको याद होगी, ये स्लाइड मैंने आपको बताया था कौन से मुक्त इलेक्ट्रॉन है। ये जो आउटर सेल के जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो बाहरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन, इन्हें बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। और इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा ही धातु में क्या होती है? धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। तो धातु में किसके द्वारा धारा प्रवाहित होती है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा, ठीक है। याद रहे धातु में धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। अब समझिए वैद्य अपघट्य पदार्थ या द्रव्य पदार्थों में आवेश का प्रवाह, द्रव्य पदार्थों में, ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? द्रव्य पदार्थों में आवेश का प्रवाह या धारा का प्रवाह, धारा का प्रवाह, ठीक है। देखिए याद रहे धातु में आवेशों का प्रवाह केवल मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। वहीं बात करूं द्रव्य पदार्थों में आवेश का प्रवाह धनायन और ऋणायन दोनों के कारण होता है। अरे सर द्रवों में, हाँ समझिए, द्रवों का मतलब है वैद्य अपघट्य, वैद्य अपघट्य पदार्थों में, वैद्युत अपघट्य पदार्थों में, अपघट्य पदार्थों में, पदार्थों में या वैद्य अपघट्य द्रवों में, वैद्य अपघट्य द्रवीय पदार्थों में, द्रवीय पदार्थों में, पदार्थों में आवेश का प्रवाह, आवेश या धारा का प्रवाह, धारा का प्रवाह धनायन और ऋणायन, धनायन और ऋणायन, ऋणायन दोनों के द्वारा होता है, दोनों के द्वारा होता है, धनायन और ऋणायन दोनों के द्वारा होता है, ठीक है। देखिए धातु में आवेश का प्रवाह या धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा, वहीं वैद्य अपघट्य द्रव्य पदार्थों में धारा का प्रवाह धनायन और ऋणायन के द्वारा होता है, ठीक है, दोनों के द्वारा। अब कई सारे बच्चे कई सारे वर्डों को लेकर के परेशान होंगे होंगे ये वैद्य अपघट्य क्या है, ये धनायन क्या है, ये ऋणायन क्या है, ठीक है। तो घबराइए मत, एक एक करके सबको क्लियर करते हैं, ठीक है। देखो भैया वैद्य अपघट्य पदार्थ क्या होता है? ऐसा ऐसा द्रव्य जिसमें करंट डालने पर वो अपने आयनों में टूट जाता है, ऐसे ऐसे विलयन को या ऐसे द्रव्य विलयन को क्या बोलते हैं? वैद्य अपघट्य विलयन बोलते हैं। सर क्या बोल रहे हो? देखो समझो, मान लीजिए ये मैंने एक बीकर ले लिया,
और इस बीकर के अंदर पानी ले लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, पानी है, जल, पानी या जल, जो भी आप बोलो। ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या किया, इसके अंदर, इसके अंदर नमक घोल दिया, नमक डाल दिया इसके अंदर। क्या डाल दिया, नमक डाल दिया। ये नमक की कण है मान लीजिए। ठीक है, ये नमक है, ये क्या है, इसमें नमक है। अब मैंने क्या किया, दो इलेक्ट्रोड डाल दिए। सर इलेक्ट्रोड क्या होता है, अरे सिंपल धातु की छड़ डाल दो, उन्हें इलेक्ट्रोड बोलते हैं। धातु की कोई दो छड़ डाल दी, एक ये डाल दी और एक ये डाल दी, दो धातु की छड़ डाल दी और इनके बीच में क्या डाल दिया, नमक। अब मैं क्या करता हूं, इनको एक बैटरी से जोड़ देता हूं। ठीक है, ये बैटरी से जोड़ दिया। ठीक है, क्या कर दिया, बैटरी से जोड़ दिया। ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो इसके अंदर क्या घुला हुआ है, इसके अंदर नमक घुला हुआ है। क्या घुला हुआ है, नमक। ठीक है, मैं जिस बात पर फोकस कर रहा हूं केवल उसी बात पर फोकस करना। तो नमक घुला हुआ है, तो इतनी तो केमिस्ट्री आती होगी कि नमक का जो फॉर्मूला NaCl होता है, और अगर इसको ब्रेक डाउन करें तो ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ब्रेक होता है। अगर नहीं आती तो हम केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, अभी बस याद रखो। ठीक है, अगर NaCl को तोड़े तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। तो Na क्या, Na पॉजिटिव क्या है, तो एक धनायन हो गया ये। और वही इसको देखें Cl को, तो ये एक ऋण आयन हो गया, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो इसके अंदर जो नमक घुला है, तो वो नमक क्या हो जाएगा, अपने आयंस में टूट जाएगा। क्या हो जाएगा, अपने आयंस में टूट जाएगा। ठीक है, नमक क्या होगा, अपने आयंस में टूट जाएगा। जितना भी नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज होगा वो इसकी तरफ भागेगा। सही है, पॉजिटिव चार्ज यानी कि सोडियम कहां जाके चिपकने लगेगा, इसकी ओर भागने लगेगा। ठीक है, और वही जो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, कौन सा, नेगेटिव चार्ज, वो इधर भागेगा। तो देखो अब क्या है, यहाँ पर आवेश का प्रवाह होने लग गया। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है, आवेश का प्रवाह। और आप इस बात को थोड़ा सा समझ पा रहे हो, इस बात को थोड़ा समझ, तो यहाँ पर दोनों आयन्स चल रहे हैं, दोनों आयन गति कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए पीछे वाले कंसेप्ट में क्या हुआ था, इस वाले में केवल ये इलेक्ट्रॉन मोशन कर सकते थे, ये आ जा सकते थे। ठीक है, लेकिन इस विलयन के अंदर, इस विलयन के अंदर दोनों दोनों धनायन और ऋणायन दोनों क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। एक बार इसको जूम करके आपको दिखा देते हैं, कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया। हाँ, चलिए, तो यहां से देखिए, समझिए, देखिए यहां पर मान लीजिए, ले लेते हैं हम आवेश, और यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है, वो कहाँ भागेगा, इसकी ओर। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज इधर भागेंगे सारे के सारे। ठीक है, और वहीं पॉजिटिव चार्ज की बात करूं तो पॉजिटिव चार्ज इधर गति करेंगे, पॉजिटिव चार्ज इधर गति करेंगे। तो आप लोग देख पा रहे हो, तो यहाँ दोनों आयन का, दोनों आयन क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। दोनों आयन क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, दोनों आयन फ्लो कर रहे हैं। तो इस प्रकार का जो चालन है, किसके द्वारा हो रहा है, धनायन और ऋणायन के द्वारा। तो यही बात बेटा मैंने लिखी है अभी अपनी बात में। बस आपको ये बात याद रखनी है, मुझे तो बस ये एक्सप्लेन करना था। वैधो अपघट्य द्रव्य पदार्थों में धारा का प्रवाह धनायन और ऋणायन के द्वारा होता है। ठीक है, अगर पेपर में क्वेश्चन आए कि वैधो अपघट्य पदार्थों में धारा का प्रवाह किसके कारण होता है, तो आपका जवाब होगा धनायन और ऋणायन के कारण। और वहीं पूछा है क्वेश्चन कि धातु में आवेश का प्रवाह कैसे होता है, धारा का प्रवाह कैसे होता है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा। मैं क्वेश्चन बना के आप लोगों के सामने रख देता हूं। ठीक है, इससे आप क्वेश्चन की तरह याद रखोगे। धातुओं में, धातुओं में आवेश, धारा का प्रवाह, धारा का प्रवाह, प्रवाह किसके कारण होता है, किसके कारण होता है, ऑप्शन बना देते हैं, धनायन द्वारा, इलेक्ट्रॉनों द्वारा, इलेक्ट्रॉनों द्वारा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा, किसी के द्वारा नहीं, किसी के द्वारा नहीं, द्वारा नहीं। ठीक है भाई, अब देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना दिया है मैंने।
कि धातु में धारा का प्रवाह किसके कारण होता है, धनायन के द्वारा, इलेक्ट्रॉन के द्वारा, मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा, या किसी के द्वारा नहीं। तो मैंने अभी आपको बताया किसके द्वारा होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। किसके द्वारा होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा। ठीक है, अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी तरीके एक क्वेश्चन और बना देते हैं। चलिए, वैद्युत अपघट्य, वैद्युत अपघट्य, अपघट्य विलयनों में, विलयनों में धारा का प्रवाह होता है, धारा का प्रवाह होता है, प्रवाह होता है। ऑप्शन बना देते हैं आपके, इलेक्ट्रॉनों द्वारा, इलेक्ट्रॉनों, केवल इलेक्ट्रॉनों द्वारा, केवल इलेक्ट्रॉनों द्वारा, इलेक्ट्रॉनों द्वारा, प्रोटॉनों द्वारा, प्रोटॉन द्वारा, तीसरा ऑप्शन बना देते हैं धनायन और ऋणायन द्वारा, धनायन और ऋणायन द्वारा, ऋणायन द्वारा, और चौथा बना देते हैं किसी के द्वारा नहीं, किसी के द्वारा नहीं। ठीक है भाई, देखो भाई क्वेश्चन को समझो। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाए, सिंपली अपघटित विलयनों में धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता है, तो धनायन और ऋणायन के द्वारा। ठीक है, उम्मीद करता हूं जो बात मैंने अभी आपको यहाँ आपको समझाने का प्रयास किया था वो इन दो क्वेश्चनों के द्वारा एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अब। चलो भाई, अब धारा के प्रवाह के आधार पर यानी करंट के प्रवाह के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण पढ़ते हैं। ठीक है, क्या टॉपिक है, धारा के प्रवाह के आधार पर, धारा के प्रवाह के आधार पर, प्रवाह के आधार पर, आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण, पदार्थों का वर्गीकरण। ठीक है, करंट के प्रवाह के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। अब करंट क्या होता है इसको भी समझा देंगे। ठीक है, अभी समझो। तो पदार्थ को तीन भागों में बांटा गया, किसके आधार पर, धारा के प्रवाह के आधार, यानी जिनमें से करंट प्रवाहित हो जाए। कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनमें से करंट प्रवाहित नहीं होता है, कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनमें करंट प्रवाहित भी हो जाता है, नहीं भी होता है। तो उस आधार पर पदार्थ को तीन भागों में बांटा गया। कौन कौन से, एक तो आपका चालक, जिनको आप एक दूसरे नाम से जानते हो सुचालक, अंग्रेजी में कंडक्टर बोलते हैं, बस वाला कंडक्टर नहीं बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरा पदार्थ है अचालक, अचालक, इसको कुचालक भी बोलते हैं, कुचालक, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं नॉन कंडक्टर, नॉन कंडक्टर। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट जो है आपका अर्धचालक, अर्धचालक, इसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर अंग्रेजी में, सेमीकंडक्टर। अब एक एक करके तीनों को समझेंगे। ठीक है, चालक क्या होते हैं, अचालक क्या होते हैं, अर्धचालक क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए चालक समझते हैं पहले। चालक, इन्हें सुचालक भी कहते हैं। तो क्या होते हैं चालक, वे पदार्थ जिनकी चालकता, ठीक है, या वे पदार्थ जिनमें से करंट आसानी से प्रवाहित हो जाए या आवेश आसानी से प्रवाहित हो जाए, उन्हें क्या बोलते हैं जी, सुचालक बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, चालक बोलते हैं। वे पदार्थ जिनमें से वैद्युत धारा, वे पदार्थ जिनमें से वैद्युत धारा, जिनमें से वैद्युत धारा, वैद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है, आसानी से प्रवाहित, प्रवाहित हो जाती है, हो जाती है। वे पदार्थ जिनमें से धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है, उन्हें, उन्हें सुचालक, सुचालक या चालक कहते हैं, चालक
कहते हैं। वे पदार्थ जिनमें से धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है उन्हें क्या बोलते हैं? सुचालक या चालक कहते हैं। उदाहरण समझिए। उदाहरण, लोहे में से धारा प्रवाहित हो जाती है क्या? बिल्कुल हो जाती है। लोहा, चलिए, लोहा, तांबा, चांदी, सोना, एल्यूमिनियम, सोना, एल्यूमिनियम, मीनियम आदि। ऐसे तो आप बहुत पदार्थ ले लोगे जिनमें से करंट आसानी से प्रवाहित हो जाता है। ठीक है, वे पदार्थ जिनमें से धारा आसानी से प्रवाहित नहीं होती है उन्हें क्या बोलते हैं? सुचालक बोलते हैं या चालक बोलते हैं। ठीक है, उदाहरण है लोहा, तांबा, चांदी, सोना, एल्युमिनियम। अब देखो, एक कुछ फैक्ट है वो आपको याद रखने हैं। ठीक है, देखिए, जैसे मैं बोलूं कि किसमें से करंट बहुत आसानी से प्रवाहित हो जाता है, यानी किसमें से करंट बड़े आराम से चला जाता है, ठीक है, तो वो कौन है? वो है चांदी। ठीक है, विद्युत की सर्वोत्तम सुचालक कौन है? विद्युत की विद्युत की सबसे अच्छी चालक, सबसे अच्छी चालक, अच्छी चालक चांदी है। चांदी है। चांदी है, याद रखना है। ठीक है, विद्युत की सबसे अच्छी चालक क्या है? चांदी है। दूसरे स्थान पर, दूसरे स्थान पर तांबा आता है। दूसरे स्थान पर तांबा आता है। तांबा आता है। आता है। तो आपसे पूछा है विद्युत की सबसे अच्छी चालक कौन है, तो चांदी। और पूछा है दूसरे स्थान पर किसका नाम आता है चांदी के बाद में, तो आप बताओगे चांदी के बाद में तांबे का नाम आता है। ठीक है, तांबे का नंबर आता है। इसीलिए आप अगर देखोगे तो ज्यादातर आपके जो इलेक्ट्रॉनिक परिपथ हैं उनमें क्या होता है? तांबा होता है। गुरुजी चांदी क्यों नहीं लेते? भाई चांदी लोगे, इतनी महंगी है। ठीक है, मानते हैं विद्युत की अच्छी चालक है, लेकिन दूसरे नंबर पे जब तांबा है जो हमें सस्ता मिल जाता है, चांदी को नहीं ले सकते क्योंकि चांदी बहुत महंगी आती है। ठीक है, वरना आप चांदी में भी करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चांदी में जो आप परिपथ बनाओगे वो बहुत अच्छा काम करेगा। ठीक है, परंतु प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली बहुत कॉस्टली पड़ जाएगा आपको। ठीक है, चलिए, तो विद्युत की सबसे अच्छी चालक क्या है? चांदी है। दूसरे स्थान पर कौन आता है? तांबा आता है। ठीक है, चलिए अब जरा देखते हैं कुचालकों को देखते हैं। ठीक है, तीसरे नंबर पे बात करो तो सोना आ जाता है। ठीक है, चलो भाई आगे देखते हैं। अब किसकी चर्चा करते हैं? अचालक या कुचालक? अचालक, अचालक या इसी को क्या बोलते हैं? कुचालक बोलते हैं। ऐसे पदार्थ जिनमें से वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है उन्हें कुचालक कहते हैं। ऐसे पदार्थ, ऐसे पदार्थ जिनमें से, जिनमें से वैद्युत धारा, वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, प्रवाहित नहीं होती है, नहीं होती है, होती है, उन्हें, उन्हें कुचालक, कुचालक या अचालक कहते हैं। अचालक कहते हैं। वे पदार्थ जिनकी चालकता चालक और सॉरी, वे पदार्थ जिनकी, जिनमें से वैद्युत धारा आसानी से प्रवाहित नहीं होती है उन्हें क्या बोलते हैं? कुचालक बोलते हैं या क्या बोलते हैं? अचालक कहते हैं। ठीक है, उदाहरण क्या हो जाएगा? उदाहरण देखो, सूखी लकड़ी, उसमें से करंट प्रवाहित नहीं होता है। सूखी लकड़ी, लकड़ी, लड़की नहीं रे, लकड़ी। ठीक है, अच्छा, सूखी लकड़ी। अच्छा, और क्या हो जाएगा? प्लास्टिक, प्लास्टिक, रबड़ आदि। इन्हें क्या बोलेंगे भैया? कुचालक बोलेंगे। इन्हें क्या बोलेंगे? कुचालक बोलेंगे इन पदार्थों को। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूं कुचालक भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब एक और टॉपिक है उसको और समझ लेते हैं, कौन सा है जरा वो भी जान लो। हाँ, अर्धचालक। अर्धचालक क्या होते हैं? अर्धचालक, इसने तो दुनिया को बदल के रख रखा है। ये ऐसा पदार्थ है, अगर आप देखोगे ना, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक परिपथ को देख लो तो 90% इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में ये अर्धचालक ही काम कर रहा है। सर ये अर्धचालक क्या होता है? देखिए, कंडक्टर यानी चालकों में धारा बहुत तेजी से प्रवाहित होती है, और उनमें अचालकों में यानी कि कुछ चालकों में तो धारा प्रवाहित नहीं होती है, लेकिन हम चाहते थे कैसे भी करके इस धारा को कंट्रोल कर लिया जाए। तो एक ऐसे पदार्थ के बारे में पता चला जिसकी धारा को हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिसको हम अर्धचालक बोलते हैं। आता है, इसकी जो चालकता है चालक और अचालकों के मध्य में होती है। ठीक है, वे पदार्थ,
वे पदार्थ जिनकी चालकता जिनकी चालकता जिनकी चालकता, ठीक है, यानी करंट के फ्लो होने की टेंडेंसी, यानी धारा के प्रवाहित होने की क्षमता, वे पदार्थ जिनकी चालकता चालक चालक और अचालकों के मध्य होती है, अचालकों चालकों के मध्य होती है, मध्य होती है होती है वे पदार्थ जिनकी चालक और चालकों के मध्य होती है, उन्हें अर्धचालक कहते हैं, उन्हें अर्धचालक कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं, उन्हें अर्धचालक कहते हैं। उदाहरण समझिए, याद रखना उदाहरण, सिलिकॉन और जर्मेनियम, सिलिकॉन सिलिकॉन और जर्मेनियम, जर्मेनियम। देखिए प्यारे बच्चों, केवल यहां पर आप इस डेफिनेशन को ही पढ़ के छोड़ोगे, ठीक है। आपके काम के क्या है, सुचालक और कुचालक, ठीक है, चालक और चालक। इसको सर इतना ही क्यों पढ़ के छोड़ देंगे, क्योंकि भाई 12th क्लास में पूरा चैप्टर है इसके ऊपर, ठीक है। 12th क्लास में पढ़ना अर्धचालक क्या होता है, यहाँ केवल इतना ही जानना होता है, वे पदार्थ जिनकी चालकता चालक और चालकों के मध्य होती है, उन्हें क्या बोलते हैं, अर्धचालक बोलते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं जी, अर्धचालक बोलते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना काफी है, ज्यादा लंबी मैं वीडियो नहीं बना रहा आज, ठीक है, क्योंकि ये इसके बाद में अलग टॉपिक है जो कि है विभव और विभवांतर। मैं चाहता हूं विभव और विभवांतर को आपको इन डिटेल में समझाया है कि विभव होता क्या है, विभवांतर होता क्या है, ठीक है। बस डेफिनेशन पढ़ के निकाल दिए, लेकिन एक्चुअल फील आगे आने वाली वीडियो में आपको मैं दे दूंगा। इस चीज का प्रॉमिस करता हूं आज आपको कि विभव क्या होता है, आगे आने वाली वीडियो में बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग समझोगे।